नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अल्टीमेट क्लासेस में। मैं पवन एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत समय बाद मैं आप लोगों के सामने जो है वो उपस्थित हुआ हूं। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा बेसिकली जो हम एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का, क्योंकि अभी आगामी समय में जो है राजस्थान में भी टेक्निकल हेल्पर की भर्ती आने वाली है, दिल्ली मेट्रो में भी अभी भर्ती जो है वो निकलने वाली है, और अभी जो है एक भर्ती प्रक्रिया जो अभी चल रही है उत्तर प्रदेश मेट्रो की, उसका भी जो शेड्यूल मतलब बना रखा है, उसके अंदर जो टाइम दे रखा है वो लगभग 17 अप्रैल के आसपास उसका पेपर बताया जा रहा है, जो कि अभी कोरोना काल को देखते हुए लग तो मुश्किल ही रहा है, लेकिन कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हो सकता है ये पेपर भी जो है वो आपका 17 अप्रैल को हो। तो इस बैच के अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वो सारा का सारा सिलेबस मैं आपको कवर करवाऊँगा। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, जो अभी हमारी ये जो भर्ती चल रही है उत्तर प्रदेश मेट्रो की, जो टेक्नीशियन के लिए है, इलेक्ट्रीशियन के लिए, उसके बारे में मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ। तो इस भर्ती की यदि हम बात करें तो आपकी जो कुल पोस्टें हैं वो इसमें 292 पोस्ट के लिए भर्ती निकली थी, लेकिन 292 में से यदि हम बात करें जो हमारे काम की है वो है सिर्फ 52 पोस्ट। वो 52 पोस्ट आपकी है मेंटेनर इलेक्ट्रिकल की, मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन की। ये 52 पोस्टें आपके लिए है, और योग्यता सभी को पता है कि 10th प्लस ITI है। यदि मैं बात करूं इसकी फॉर्म की, तो फॉर्म जो है वो आपके अभी भी आज और कल मतलब 2 अप्रैल तक का टाइम दिया हुआ है। इसमें 2 अप्रैल तक आपके जो है वो फॉर्म अप्लाई हो सकते हैं। फॉर्म फीस की यदि बात करें तो वो आपकी रहेगी शॉर्ट के अंदर जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 590 रुपये, और जो SC ST के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रहेगी ये 236 रुपये। तो अब हम एक बात कर लेते हैं कि जो परीक्षा का पैटर्न है, जो सिलेबस है, वो किस प्रकार से जो है वो समय के साथ में परिवर्तित हो रहा है। परिवर्तित का मतलब आप समझ रहे होंगे। जैसे मैं बात करूं इसी आपके उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के पेपर की, 12 मई 2018 का जो आपका एक पेपर हुआ, उस पेपर की मैं आपको जानकारी दे रहा हूं अभी। तो उस पेपर के अंदर यदि हम बात करें तो जो आपका पोर्शन रहता है वो रहता है आपका 75 रहते हैं आपके ट्रेड के क्वेश्चंस, और 25% जो रहते हैं वो आपके रहते हैं नॉर्मल, जो GK GS जो इसको बोलते हो आप, नॉन टेक्निकल बोल सकते हैं हम उनको, नॉन टेक्निकल के। तो अब हम बात करते हैं कि जो ये हमारे 75 ट्रेड के प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं, वो ट्रेड के प्रश्नों का जो आजकल ट्रेंड है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। ट्रेंड चेंज कैसे हो चुका है मैं बताता हूँ आपको। कि जो पेपर हुआ था 12 मई 2018 को, 12 मई 2018 को सेकेंड शिफ्ट के पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। इस सेकेंड शिफ्ट के पेपर में क्या हुआ कि जो प्रश्नों का लेवल जो पूछा गया उसकी यदि मैं डिटेल आपको एनालाइज करके बताऊं, तो सर्वाधिक जो प्रश्न पूछे गए वो पूछे गए आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रेड हमारी इलेक्ट्रीशियन थी, प्रश्न जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछे जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स से जो कुल प्रश्न पूछे गए वो आपके लगभग 15 से लेकर के 16 के बीच में जो है प्रश्न पूछे गए। उसके बाद यदि हम बात करें जो सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए वो आपके पूछे गए AC थ्योरी से। AC थ्योरी से आपके लगभग 10 के आसपास प्रश्न पूछे गए। उसके बाद यदि हम बात करें जिस पोर्शन को आप लोग बहुत हल्के में लेकर के छोड़ देते हो, जो आपकी बेसिक थ्योरी होती है, ओम का नियम हो गया, जो वोल्टेज हो गया, EMF हो गया, ये जो सारी चीज़ें हैं, इनसे भी आपके लगभग जो है वो 9 के आसपास प्रश्न जो है वो पूछे गए थे। उसके बाद यदि हम बात करें जो सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए वो पूछे गए आपके जो ट्रांसमिशन आता है, जो आपका उत्पादन होता है, वितरण होता है, पारेषण होता है, वो जो टॉपिक है उनसे आपके अप्रोक्स 8 के आसपास प्रश्न जो है वो पूछे गए थे। फिर हम बात करते हैं कि जो हमारे कन्वेंशनल जो
टॉपिक चलते रहते हैं जिनके बारे में बोला जाता है कि सर्वाधिक प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। डीसी मोटर, जनरेटर हो गया आपका, अल्टरनेटर हो गया, 3 फेज की मोटर हो गई, इनसे क्या क्या पूछा गया। तो पेपर का एनालाइज करने पर यह पता चला कि जो आपकी डीसी मोटर थी, उस डीसी मोटर से आपके प्रश्न पूछे गए थे 7 के आसपास। फिर मैं बात करूं जो आपका डीसी जनरेटर था, डीसी जनरेटर से आपके प्रश्न पूछे गए, वो पूछे गए मात्र 3 प्रश्न। फिर हम बात करें जो वायरिंग जो आप पढ़ते हो, रिंग पद्धति हो गया, घरों में जो वायरिंग होती है, ये जो सारी चीज़ें वायरिंग से रिलेटेड जितने भी स्विच आ गए आपके, ये जो सारी चीज़ें हैं वो वायरिंग में आ जाएगी। तो इससे लगभग 6 प्रश्न पूछे गए थे आपके। फिर यदि हम बात करें तो जो आपकी 3 फेज मोटर की यदि मैं बात करूं, इसमें सिंगल फेज भी आप मान के चल लीजिएगा, जो इंडक्शन मोटर बेसिकली हम जो बोल रहे हैं, उससे आपके लगभग 4 के आसपास प्रश्न पूछे गए थे। फिर हम बात करें ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर से आपके प्रश्न पूछे गए थे 6। और फिर यदि मैं बात करूं इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं हमारे उपकरण होते हैं, उन उपकरणों की बात करूं तो लगभग जो प्रश्न पूछे गए थे वो भी आपके पूछे गए थे 6। तो इस तरह से आपका 75 नंबर का जो ट्रेड का जो सिलेबस था वो रखा गया था। तो अब यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली आती है कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन है, वो जब मैं एएलपी की आपको क्लासेस दे रहा था उस टाइम भी मैंने बोला था कि वर्तमान समय में इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। किया क्यों जा रहा है? क्योंकि जितनी भी आपकी मेट्रो है या फिर जो भी सप्लाई का काम हो रहा है वो सारा का सारा आजकल जो है वो मानव के द्वारा नहीं हो रहा। मैक्सिमम जो काम हो रहा है वो आपका डायोड, ट्रांजिस्टर ये सब लगा करके, सर्किट पे बना करके उनके द्वारा जो काम हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स का रोल जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसके बाद यदि हम बात करें तो एसी थ्योरी से उन्होंने सर्वाधिक प्रश्न पूछे। एसी थ्योरी आपके क्यों पूछी गई? आरएमएस आपका मान हो गया, या फिर हम बात करें जो लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, ये जो सब जो चीज़ें हैं, क्योंकि जो बेसिकली मेट्रो जो आपकी चलती है तो वहाँ पर जो सप्लाई काम में आ रही है वो आपकी एसी सप्लाई काम में आ रही है। 25 kV जो एसी सप्लाई होती है वो वहाँ पर यूज हो रही है। एसी की जो है वो मोटरें लगी होती है। तो इन्हीं सब चीज़ों के कारण जो है वो पेपर जो है आजकल जो है वो इस तरीके से सेट किया जा रहा है कि जो स्तर है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है वो बढ़ाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एसी थ्योरी हो गया। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो नॉर्मल जो चैप्टर हम देखते हैं कि डीसी मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, पहले के जो एग्जाम होते थे उनमें जो है सर्वाधिक प्रश्न ऐसे पूछे जाते थे, डीसी मोटर, जनरेटर, इनमें से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन अब वो जो है ट्रेंड वो चेंज हो चुका है। अब आप कोई भी एग्जाम उठा करके देख लो, चाहे डीएमआरसी का देख लो, चाहे यूपी मेट्रो का देख लो, उसमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एसी थ्योरी हो गया, जो वहाँ काम आने वाली चीज़ें हैं। जैसे वायरिंग हो गई, वायरिंग से भी आप देख रहे होगे 6 प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने क्या चीज़ निकल करके आ रही है कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको देखते हुए हमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो अपना पोर्शन है उसको मजबूत करना पड़ेगा। तो हम जो शुरुआत करेंगे वो हमारी बेसिक थ्योरी से शुरू करेंगे। उसके बाद में जो साथ साथ में जो हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस भी कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन जो है वो पूछा जा रहा है। तो बात करें यदि हम, जो पेपर का लेवल था वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो टफ आया था आपका। जो आपकी कट ऑफ रही थी वो लगभग 44 के आसपास नंबर थे मेरे हिसाब से। तो आप समझ सकते हो कि 100 में से 44 नंबर जब कट ऑफ रह रही है तो पेपर का जो स्तर था वो काफ़ी हार्ड था। अप्रोक्स जो थी वो 44 मार्क्स जो है आपकी पिछली बार की जो है वो आपकी उत्तर प्रदेश मेट्रो की जो है वो कट ऑफ गई थी। अब बात करें 75 प्रश्न तो ये हो गया आपके। उसके बाद मैं बात करूं तो जो अन्य जो बात कर रहे थे हम 25 प्रश्नों की, उन अन्य 25 प्रश्नों में से अब जिनको इंग्लिश नहीं आती तो वो तो इन प्रश्नों को छोड़ सकते हैं सीधा डायरेक्ट। 5 नंबर जो है वो आपके इंग्लिश से पूछे गए थे। मैथ के भी जो है आपके वो 5 सवाल थे। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग ये जो 5 नंबर है वो आप आराम से प्राप्त कर सकते हो, ज़्यादा टफ सवाल नहीं पूछे जाते। और उसके बाद में जो अगला पोर्शन आपका पूछा गया था वो पूछा गया था जनरल अवेयरनेस का, वो था आपका 10 नंबर का। तो जनरल अवेयरनेस में भी कई बार ऐसे होता है कि जो आपसे वो पूरी हिस्ट्री जो है, भूगोल है, ये जो सारी चीज़ें हैं वो सारी आपकी जनरल अवेयरनेस में आ जाती है। तो यहाँ पर भी आप मान के चल सकते हो कि 3-4 जो प्रश्न होते हैं, 3-4 जो प्रश्न होंगे 10 में से, वो आपके करंट अफेयर्स के जो है वो
हो सकते हैं, ये कोई श्योरिटी नहीं है। तो ये काफ़ी बड़ा जो है वो आपका पोर्शन हो जाता है ये। तो यहाँ पर जो है आप एक चीज़ गौर कर रहे होगे कि जब आपकी 75 मार्क्स की जो है वो ट्रेड थ्योरी है, कट ऑफ आपकी जा रही है 44 के आसपास। इस बार यदि हम मान के भी चलें 50 से 60 नंबर भी यदि चली जाती है, तो भी आप लोगों को ये जो सेकंड पार्ट है, जहाँ पर मतलब कि पूरी जो है वो माथापच्ची करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा मैथ के अंदर क्या पूछा जाएगा वो आप नहीं डिसाइड कर सकते, इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, सिलेबस पूरा का पूरा ही लिखा होता है इनका। तो यहाँ पर भी यदि आप देखो, तो यदि आप अपनी ट्रेड थ्योरी को भी जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, तो वो ट्रेड थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करने के बाद में भी जो आपका काम है वो आसानी से हो जाएगा। आपको दूसरा जो पार्ट है उसको छेड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन बात जब आती है ट्रेड थ्योरी की, तो ट्रेड थ्योरी में जो मेन चीज़ें निकल करके आती है आपके सामने, जैसे अभी आपका जो ये एग्ज़ाम बताया जा रहा है, जो टेंटेटिव डेट दे रखी है उन्होंने, वो दे रखी है 17 अप्रैल के आसपास। तो अब ये तो होगा नहीं कि आप लोग आज से तैयारी करो और 17 अप्रैल तक आपका जो है वो पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाए। तो इसीलिए मैंने आपको क्या बताया है, ये जो मेन चीज़ें बताई है कि आपको फोकस किस पर करना है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। ये ऐसा नहीं है कि पिछली बार पूछ लिया तो इस बार नहीं पूछा जाएगा। लास्ट ईयर के जो भी आप पेपर उठा करके देखोगे, चाहे DMRC के हो चाहे यूपी मेट्रो के हो, सभी के अंदर आपका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन जो है वो आजकल ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद जो कॉमनली यूज़ हो रहा है वो आपका हो गया AC से रिलेटेड जो सिस्टम है, जो अल्टरनेटिव करंट से रिलेटेड जो आपके सिस्टम है, वो सारे जो सिस्टम है वो आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद में जिसको आप बहुत हल्के में ले लेते हो, जो आपकी बेसिक थ्योरी होती है। अब यदि हम बात करें बेसिक थ्योरी के अंदर आपके जो सारे रूल वो आ जाते हैं। करंट किसे कहते हैं, वोल्टेज किसे कहते हैं, EMF क्या होता है, सेल हो गया आपका, चुंबक हो गई, ये जो सारी जो बेसिक जो है, यहाँ से भी जो है वो प्रश्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा उठाए जाते हैं। पिछली बार जैसे यदि मैं बात करूँ तो आपका एक छोटा सा टॉपिक होता है। टॉपिक की यदि मैं बात करूँ, जो आपका सावधानी चिन्ह से रिलेटेड टॉपिक होता है। सावधानी चिन्ह आपको 4 प्रकार है, सिर्फ वो 4 प्रकार में से भी आपसे क्या किया, लास्ट टाइम जो है वो एक प्रश्न वहाँ से जो है पूछ लिया गया। तो किसी भी मतलब टॉपिक को आपको ऐसे नहीं करना है कि ये छोटा टॉपिक है, आसान टॉपिक है। वहाँ पर भी जो सावधानी चिन्ह का भी जो प्रश्न पूछा गया था वो भी इस प्रकार से घुमा करके पूछा गया था कि वो जो कॉमन प्रश्न था उसको भी उन्होंने हाई लेवल का प्रश्न बना दिया था। तो आपको किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। जैसे आपके आगे सावधानी चिन्ह आगे कुछ नहीं, 10 मिनट का टॉपिक है, ये सारी की सारी हम जो है वो कवर करेंगे। सावधानी चिन्ह आगे आपके, उसके बाद यदि हम बात करें जो आग के आपके प्रकार हो गए, तो ये जो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है वो सारी पूछी भी जा रही है एग्जाम में। ऐसा नहीं है आग का जो यदि आप बात करोगे तो DMRC के अंदर कई बार तो 2-2 प्रश्न जो है वो आग से पूछ लिए जाते हैं। तो जहाँ आपकी जो कुल कट ऑफ है वो 50-60 नंबर के आसपास रह रही है, 75 नंबर की आपकी थ्योरी है, उसमें से आपको 50-60 नंबर लेकर के आने, तो कोई वो बड़ा टास्क नहीं है। लेकिन ज़रूरत हमें क्या है, सही दिशा में तैयारी करने की है। सही दिशा का मतलब मेरा क्या हुआ कि जैसे कि हम देखते हैं कि ज़्यादा ध्यान हम किस पे दे देते हैं, ज़्यादा ध्यान हम दे देते हैं सर्किट, बड़े बड़े जटिल सर्किटों को सॉल्व करने में। जो ऐसे ऐसे सर्किट बना दिए बहुत हार्ड, कोई प्रतिरोध यहाँ जोड़ दिया, एक बीच में जोड़ दिया, ये ऐसे जोड़ दिया। तो ये वाले जो प्रश्न हैं इनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सिंपल जो है वो सर्किट पूछे जाते हैं। जैसे आपके सामने बस ऐसे सीरीज़ में 2-4 प्रतिरोध जोड़ करके दे देंगे, या फिर आपके सामने पैरेलल में जोड़ दिया जाएगा ऐसे करके। तो इनमें ऐसा नहीं होगा कि आपसे बहुत ज़्यादा कोई जटिल प्रश्न पूछा जाएगा। मेन जो कारण होता है हमारी जो तैयारी सही नहीं हो पाती, वो मेन कारण यही होता है कि हम लोग जो है बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे आपका 17 अप्रैल को पेपर है, तो आप एक बार जो है उस पिछले वाले पेपर को उठा करके देखना। जो अभी यूपी मेट्रो की तैयारी कर रहे हैं उनको 17 अप्रैल के पेपर से पहले आपको एक बार के लिए क्या करना है, लास्ट टाइम वाला जो पेपर है या उससे पहले के जो पेपर है वो आपको उठा करके देखने हैं। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न जो है वो किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, क्या चीज़ आपको पढ़नी है, क्या चीज़ छोड़नी है। हम लोग क्या करेंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे चुंबक को। अब चुंबक जब पढ़ रहे हैं तो चुंबक के अंदर जो है वो बहुत सारी जो है वो डेफिनेशन वगैरह है, लेकिन वो डेफिनेशन जो है वो उनमें से 2-4 ही डेफिनेशन है जो कि बार बार आपसे जो है वो एग्जाम में रिपीट होती है।
तो आप कोई भी पेपर उठा करके देख लेना, वही जो चीज़ें हैं वो पूछी जा रही है वहाँ पर। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो आप जो है वो 17-18 डेफिनेशन है तो वो 17 की 18 डेफिनेशन आप रट करके जाओ, कोई उसमें गारंटी नहीं है कि आपसे पूछी भी जाए या ना भी पूछी जाए। तो वहाँ पर आपको जो है वो टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे एक चैप्टर की बात करूँ मैं, जो आपका सेल का चैप्टर होता है, इस सेल वाले चैप्टर में क्या होता है कि जो आपके प्रश्न बेसिकली पूछा जाता है, अब वहाँ पर हम ये भी पढ़ने बैठ जाते हैं कि इसमें ये जो होता है हाइड्रोक्लोराइक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये होता है, इतना वो होता है। लेकिन वहाँ पर जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है लगभग आपके मैक्सिमम जो प्रश्न पूछा जाता है वो दोष से पूछा जाता है। जो आपके ध्रुवण दोष होते हैं, सल्फेशन हो गया, ये जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। तो ये आपको तब पता चलेगी जब आप जो प्रीवियस ईयर्स का इसका पेपर है वो उठा करके देखोगे। इसके अलावा नॉर्मल जैसे हम पढ़ते हैं मात्रक वाला जो आपका चैप्टर आ जाता है, तो ये मात्रक वाले चैप्टर से भी कई बार क्या किया जाता है, 2 से 3 प्रश्न जो है वो सीधे सीधे डायरेक्ट उठा लेता है वो वहाँ से। तो मात्रक वाला भी कोई हार्ड चैप्टर नहीं है। तो इस तरीके से, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना होगा कि जो तरीका है प्रश्न पूछने का वो तरीका आपको याद होना चाहिए। अब जैसे सिंपल रट करके हम चले जाते हैं, बैक ईएमएफ आपका होता है वो होता है NP 5Z/16A। लेकिन प्रश्न पूछने वाला आपसे ये सीधा बैक ईएमएफ का फॉर्मूला नहीं पूछेगा, वो आपको बोलेगा कि एक मोटर की स्पीड जो है वो बढ़ा दी जाती है, घटा दी जाती है, तो बैक ईएमएफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। पोलों की संख्या में वृद्धि कर दी, 2 गुणे कर दिए, 3 गुणे कर दिए, तो बैक ईएमएफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। समांतर पथों की संख्या यदि घटा दी जाए, बढ़ा दी जाए, तो बैक ईएमएफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। या फिर बैक ईएमएफ जो है वो इंक्रीज हो गया तो जो आपके पोल है उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपसे उस तरीके से रिलेट करके पूछी जाएगी, ना कि सीधा डायरेक्ट जो है वो आपसे ये बैक ईएमएफ का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। अब इसमें भी क्या करते हैं कि बड़े बड़े जो सवाल होते हैं वो हल करने बैठ जाते हैं। आज तक का कोई भी पेपर उठा करके देख लेना आप, या तो आपका फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो एक फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से रिलेटेड, या फिर आपका जो नॉर्मल ये बैक ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया, या फिर जो आपका 1-2 जो जनरेटर में फॉर्मूले लगते हैं उन्हीं से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। बाकी एक्स्ट्रा जितना भी आप रट करके जाते हो, बड़ी बड़ी चीज़ें जो डीसी मोटर के ऐसे सर्किट सॉल्व कर दिया आपने, यहाँ ये प्रतिरोध जोड़ दिया, ये ऐसे, अब यहाँ इसकी वोल्टेज ज्ञात करो, ये करो, ये सारी चीज़ें जो है वो आपसे नहीं पूछी जाती उतनी। कोई बाई चांस कभी कभार हो सकता है कि एक आधा सवाल वहाँ से आ जाए, लेकिन जितना टाइम वेस्ट इनमें हो रहा है उतना टाइम हमें यहाँ पर कंज्यूम करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम कल से जो है वो इसका बैच शुरू करेंगे नया। स्टार्टिंग जो है हमारी, यदि आप लोग बता देंगे तो यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक से शुरू करवाना है तो मैं इलेक्ट्रॉनिक से शुरू करवा दूंगा। यदि आप लोगों को नॉर्मल जो धीरे धीरे करके हमें सिलेबस को कवर करना है, तो यदि हमें स्टार्टिंग से पूरा शुरू करना है तो मैं आपको स्टार्टिंग से शुरू करवा दूंगा। बाकी रही बात मेरे परिचय की, तो मेरा नाम जो है वो पवनपुरी है और मैं राजस्थान टॉपर रह चुका हूँ ITI में। उसके अलावा ऑल इंडिया जो स्किल कंपटीशन होता है उसमें सेकंड रैंक होल्डर रह चुका हूँ मैं। और जो ये आपके यूपी मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, टेक्निकल हेल्पर, ये सभी एग्ज़ाम जो है वो मैं क्रैक कर चुका हूँ। लेकिन मेरा जो परिचय वो आपके किसी भी काम का नहीं है, इसलिए मैं किसी प्रकार का जो है वो परिचय नहीं दे रहा हूँ। आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि जो आपकी भर्ती आ रही है उसकी आप तैयारी कीजिए, क्योंकि मेरा परिचय आपके किसी काम नहीं आने वाला। मेरे द्वारा जो पढ़ाया हुआ है वही चीज़ें आपके काम आएगी। तो मैं कोशिश करूँगा आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो बता सकूँ। जो भी आज मैंने आपको चीज़ें बताई है इनको आप गौर कीजिएगा। जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको उठाइए एक बार, वहाँ से देखिए कि डीसी मोटर से जो है वो किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप जब 2-3 पेपर उनको देखोगे पिछले साल वालों को, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि क्या चीज़ हमें पढ़नी है और कितना जो है वो वेस्ट मटेरियल है उसको हमें छोड़ना है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ में एक बार पुनः मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल से हमारे नए बैच के साथ। धन्यवाद।